क्वेश्चन पूछूं कि आप अमीर कैसे बन सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का ये जवाब होगा कि जॉब करते हुए अमीर बनना तो इम्पॉसिबल है, रिच बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है। तो इस आंसर के अकॉर्डिंग आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। लेकिन क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने जॉब से मिलने वाली सैलरी से भी अमीर बन सकते हो? बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हो, और इसके लिए आपको कुछ रूल्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो इस बात की गारंटी है कि आप अपनी सैलरी से ही अमीर बन जाओगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है डेवलप अ रिच माइंडसेट। दोस्तों, अमीर बनना वो भी अपनी सैलरी के दम पर कोई बच्चों का खेल नहीं है। अमीर बनने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है माइंडसेट, क्योंकि आज आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जिस भी कंडीशन में हो, इसमें सबसे ज्यादा रोल आपका माइंडसेट प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 2 इंसान हैं, राजू और दीपक। तो इन दोनों को 1 करोड़ दिए जाते हैं। अब इतने पैसे मिलने के बाद राजू सबसे पहले शॉपिंग करने में लग जाता है। वो आईफोन खरीदता है, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज और गैजेट्स खरीदता है, फिर घूमने के लिए जाता है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में टाइम स्पेंड करता है। और राजू ऐसी हर वो चीज उन 1 करोड़ रुपए से करता है जिससे कि उसे अमीर होने का फील आए। अब इसी चक्कर में कुछ समय बाद ही उसका पूरा 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और 1-2 साल के अंदर ही वो वापस से अपनी पहली वाली कंडीशन में चले जाता है। जबकि 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद दीपक सबसे पहले ये एम रखता है कि उसे इस 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाना है, और इसके लिए वो सबसे पहले अपनी स्किल्स और नॉलेज पर फोकस करता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि उसमें 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाने वाली काबिलियत है भी या नहीं। और नॉलेज गेन करने के लिए वो बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़ता है, सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी की रणनीतियां सीखता है, मोटिवेशनल और बिजनेस डिस्कशन के सेमिनार को अटेंड करता है, और अमीर बनने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स को सीखने के लिए वो कई वैल्यूएबल कोर्सेज करता है। फिर वो अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट भी करता है, जिससे कि बढ़ते टाइम के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो होगी, यानी कि उसका पैसा बढ़ेगा। इसलिए आने वाले कुछ सालों में ही अपने स्किल्स और इन्वेस्टिंग के दम पर दीपक के 1 करोड़ बन जाते हैं 10 करोड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों को स्टार्टिंग में सेम अमाउंट ही दिया गया था, पर फिर भी कुछ सालों के बाद राजू की कंडीशन पहले जैसी हो गई और दीपक और भी अमीर बन गया। तो ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है माइंडसेट। राजू का पुअर माइंडसेट था, यानी कि उसे करोड़ों रुपए कमाने नहीं थे, उसे तो करोड़ों रुपए खर्च करने थे अमीर दिखने के लिए और शो ऑफ करने के लिए। जबकि दीपक का रिच माइंडसेट था और उसे अमीर बनना था, इसलिए सबसे पहले उसने 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाने की सोची, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने स्किल्स और नॉलेज पर ध्यान दिया, पहले उन्हें सीखा, फिर इन्वेस्टिंग भी की, और इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया। तो इस एग्जाम्पल से अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ आपका माइंडसेट। अगर आपका अमीरों वाला माइंडसेट है और अगर आप अमीरों की तरह सोचते हो, तो आज नहीं तो कल आप यकीनन अमीर बन ही जाओगे, अन्यथा आपकी हालत भी राजू जैसी ही रहेगी। इसलिए सबसे पहला रूल यही है कि खुद के अंदर रिच माइंडसेट डेवलप करो। दूसरा रूल है अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। सपोज करें कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया है जिसका प्राइस है 20,000 रुपए, और आपको ये प्रोडक्ट लेने का बहुत मन कर रहा है। तो आप क्या करो कि 1 महीने तक रुक जाओ। अगर 1 महीने तक आपको उस प्रोडक्ट के बिना जीने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो इसका ये मतलब है कि ये आपकी वांट है, जिसकी आपको अर्जेंटली कोई जरूरत नहीं है। तो आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपके 20,000 रुपए बच जाएंगे। और अगर 1 महीने तक उस प्रोडक्ट के बिना आपको जीने में मुश्किल आई और आपको उसकी कमी खल रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत है, ये आपकी नीड है और आपको इसे खरीदना चाहिए। और अगर 20,000 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा हैं, तो आप अभी थोड़ा और रुक जाओ, पहले ये अमाउंट सेव कर लो, फिर इसे खरीदो। लेकिन ईएमआई पे मत लेना, क्योंकि कोई भी चीज ईएमआई पे लेने पर आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट से थोड़े और पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए इस चीज से बचें और फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लें। ऐसा करने के लिए आप पहले पैसों को सेव करें और फिर सेव किए हुए पैसों से एसेट बनाएं, जिससे कि आपकी एसेट से आने वाली इनकम आपके वांट्स और नीड्स दोनों को पूरा कर दें। तीसरा रूल है कि इफ यू कांट बाई एनीथिंग थ्राइस एट द सेम टाइम, यू कांट अफोर्ड इट।
दोस्तों, अगर आपको अपनी सैलरी के ही पैसों से अमीर बनना है तो आपको वो चीज खरीदना बंद करना होगा जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आपके अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए जमा है और आपको 5 लाख की कार खरीदनी है, तो अपनी सेविंग के हिसाब से अभी आप इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप इस कार को अफोर्ड तभी कर सकते हो जब आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए होते। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को एक ही समय में 3 बार खरीद सकते हो तो उसे आप अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप किसी भी चीज को एक ही टाइम पर नहीं खरीद सकते हो तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपनी लग्जरी आइटम को खरीदने की इच्छा को सैक्रिफाइस करना है। आप अपनी सैलरी से ही बिना किसी टेंशन के अपनी लग्जरी के शौक को कैसे पूरा कर सकते हो, इसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अब चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जो कि आपको अपनी सैलरी से अमीर बना सकता है, वो है 50-30-20 रूल। इस रूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस रूल को फॉलो करके आप अपनी सैलरी के ही बेसिस पर अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए आप में ये 3 चीज पहले से ही होनी चाहिए, और वो है डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। तो 50-30-20 मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी 50% इनकम को अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च करना है, जैसे कि फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, बिल्स, बच्चों की स्कूल फीस एटसेट्रा। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आपकी मंथली सैलरी है 40,000 रुपए, तो आपको 20,000 रुपए में ही अपने सारे के सारे बेसिक नीड्स के खर्चों को कवर कर लेना है। अगर 20,000 में आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करने की जरूरत है, या फिर आपको अपने फजूल खर्चों को कम करने की जरूरत है। जो भी हो, आपको इस रूल के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करना है। 50% में ही आपको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना है। इस रूल का सेकंड स्टेप है कि आपको अपनी सैलरी का 30% हिस्से से अपनी चाहतों को पूरा करना है, जैसे कि एक्सपेंसिव क्लोथ्स, पार्टीज, वेकेशंस, न्यू कार, लग्जरीज और एक्सपेंसिव गैजेट्स। अब हो सकता है कि आप ये बोलो कि मेरी वांट्स तो इतनी ज्यादा है कि ये 30% इनकम से पूरी होंगी ही नहीं, तो क्या करें? तो दोस्तों, इस रूल को आपको पूरे डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ फॉलो करना है। यानी कि कुछ भी हो, आपको 30% इनकम से ही अपने वांट्स के नीड को पूरा करना है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। मान लें कि आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपए और आपको 18,000 रुपए का मोबाइल फोन लेना है, पर ये 18,000 रुपए का मोबाइल फोन आपकी इनकम का 60% पैसा है। तो क्या आपको भी इस फोन को लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस महीने आप अपनी सैलरी का 30% पैसा यानी कि 9,000 रुपए सेव कर लो और अगले महीने की सैलरी का वेट करो। फिर जब आपको अगले महीने की सैलरी मिल जाए तो उसका भी 30% यानी कि 9,000 रुपए सेव कर लो। अब जो आपने अपने पिछले महीने 9,000 रुपए सेव किए थे और इस महीने जो 9,000 रुपए सेव किए, तो इन दोनों को जोड़ने से 18,000 रुपए हो जाते हैं। तो अब आप इस 18,000 वाले मोबाइल फोन को खरीद सकते हो। तो इस एग्जाम्पल से अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर आपकी सैलरी के 30% इनकम के अकॉर्डिंग आपकी वांट्स के लिए सफिशिएंट अमाउंट हो रहा है, तब आप इस 30% पैसे का यूज अपने वांट्स पर यूज कर सकते हो। अन्यथा आप वेट कीजिए और ठीक वही कीजिए जो मैंने आपको उस फोन वाले एग्जाम्पल में बताया है, यानी कि आपको उस वक्त तक वेट करना होगा जब तक कि आपके पास अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए पैसे जमा ना हो जाए। अब इस रूल का तीसरा स्टेप ये है कि आपको अपने बचे हुए 20% सैलरी का हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालना है, जैसे कि सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, अपने बच्चों की फ्यूचर में शादी एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स, स्टॉक्स एटसेट्रा। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनके बारे में सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स बाकी के इन्वेस्टिंग टूल के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले ये सीख लें कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। तो अगर आप ये सब सीख कर इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क काफी कम हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग के भरपूर बेनिफिट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए पर मंथ की SIP
20 सालों के लिए शुरू करते हो जहां आपका पैसा पर 20% की रेट से ग्रो होगा, तो 20 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 1.5 करोड़ और आपकी टोटल अर्निंग होगी 1.46 करोड़ और आपने टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया था सिर्फ 12 लाख रुपए। तो ये मैजिक आपको केवल म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में कई बार 20% से ज्यादा 50%, 100%, 200% और यहाँ तक कि 1000% तक भी रिटर्न्स मिल जाता है। तो यही था 50-30-20 रूल। दोस्तों, एक और जरूरी बात कि इस रूल को फॉलो करते करते जब आपकी सैलरी और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 50,000 हो जाती है, तो अब आप इस रूल में थोड़ी सी चेंज कर दें, यानी कि 40% फॉर बेसिक नीड्स, 20% फॉर वांट्स या डिजायर्स और 40% फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब 50-30-20 हो जाएगा 40-20-40। पर ऐसा तभी करें जब आपकी 50-30-20 को फॉलो करते करते आपकी इनकम और आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए। जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब 40% से आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती है, तभी 40-20-40 पर जाएं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको जो नियम बताया है उसे अगर आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियली स्ट्रगल भी नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति भी बन जाओगे। बस अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्मार्टली कीजिएगा और फिर कंपाउंडिंग के पावर का मैजिक देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।